नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो फरवरी के महीने में हम पूरी की पूरी जो सीरीज कर रहे हैं वो होम्योपैथी के अंदर ड्रग पिक्चर्स के ऊपर कर रहे हैं, जो कि आप सब लोगों का बहुत ज्यादा डिमांडेड टॉपिक था। आप सब लोग अच्छे अच्छे ड्रग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी को समझना चाहते थे, और वही समझाने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि पूरा फरवरी का महीना हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 जो वीडियो आते हैं वो सिर्फ हम ड्रग पिक्चर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और उसी श्रृंखला में अब तक आप आर्सेनिक देख चुके हैं, एकोनाइट देख चुके हैं, सल्फर देख चुके हैं, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम, और इन दिस सीरीज ये जो आज ड्रग पिक्चर है उसके बाद ब्राइनिया भी देख चुके हैं। अब क्योंकि हमने ब्राइनिया पढ़ ली है, ब्राइनिया को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और ब्राइनिया का जब भी नाम आता है रूमेटिज्म के अंदर तो ब्राइनिया के साथ साथ रस्टॉक्स का भी नाम आता है। ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ब्राइनिया का जो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ये भली भांति बताया है कि ब्राइनिया और रस्टॉक्स की मॉडलिटीज बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए केंट ने इनको अपनी मटेरिया मेडिका में एंटागोनिस्टिक सिस्टर रेमेडी कहा है। अब क्योंकि पिछला वीडियो ब्राइनिया पे था तो लाजमी सी बात थी कि लगे लगे में बिल्कुल कंटिन्यूएशन में आपको रस्टॉक्स का ड्रग पिक्चर भी क्लियर कर दिया जाए। तो हियर इट इज द ड्रग पिक्चर ऑफ द रस्टॉक्स। और चलिए बिना देरी के दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और हम रस्टॉक्स के ड्रग पिक्चर को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो को वाइंड अप कर दूं, क्योंकि रस्टॉक्स की एक सबसे अच्छी बात है कि जितनी ग्रैंड मेडिसिन है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जितना बड़ा है और जितना तेज ये काम करती है पूरे शरीर के ऊपर, दोस्तों उसके कंपैरिजन में इसको समझना बहुत ही आसान है। और मैं कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होती है, एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, ड्रग पिक्चर जितना बड़ा हो जाता है, ड्रग पिक्चर के बड़े होने के साथ साथ ड्रग पिक्चर इधर बड़ा हुआ तो यहाँ पे ड्रग पिक्चर का साइज बड़ा हुआ, वहां मेडिसिन का कॉम्प्रिहेंशन में हमको मेहनत करनी पड़ती है, समझने में मेहनत करनी पड़ती है। बट रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है कि इसके ड्रग पिक्चर के साइज के हिसाब से इसको समझना बिल्कुल भी आसान है, और बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और इसके बारे में चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा जो है रस्टॉक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही और बेहद आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हियर इज द रस्टॉक्स ड्रग पिक्चर। सबसे पहला की नोट, हम जैसा कि आप लोग जानते हैं अब तक 8 मेडिसिन 10 मेडिसिन में देख चुके हैं। हाँ, हर मेडिसिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसका एक कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी को निर्धारित करते हैं, हम उन सबको बदल देते हैं की नोट्स में, और वही जो की नोट्स बनते हैं वही की नोट्स आपको ये मेडिसिन को रिमेंबर करने में मदद करते हैं, मेमोराइज करने में मदद करते हैं। और सबसे ऊपर आपके पास जब क्लिनिकल मेडिसिन का इसका केस आएगा क्लिनिकल, तो उस केस को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि भाई ये तो रस्टॉक्स का केस है। इस श्रृंखला में पहला जो कीनोट है, ग्रेट पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, सबसे बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, एडॉप्टेड टू द डिजीजेस दैट आर रूमेटिक इन नेचर। वो सारी बीमारियां जो रूमेटिक इन नेचर हैं उनके अंदर रस्टॉक्स बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द टॉप रैंक्ड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर द रूमेटिक अफेक्शन। समझ चुके हैं आप लोग, है ना, ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है कि रूमेटिज्म की जब भी बात आएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि 20 में से लगभग 15 से ज्यादा रूमेटिज्म के केसेस के अंदर किसी न किसी फॉर्म में रस्टॉक्स इंडिकेटेड है। तो बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट है, रूमेटिक मेडिसिन है, रूमेटिक है नेचर में, वन ऑफ द टॉप रैंक्ड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर द रूमेटिक अफेक्शन। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। जैसे हमने ब्राइनिया का स्फीयर ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि वो जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन है वहां काम करती है, अगर आपने देखा हो तो। इन द सेम मैनर रस्टॉक्स वर्क्स ऑन द फाइब्रस टिश्यू। व्हाट इज द फाइब्रस टिश्यू? मतलब इज फाइब्रस टिश्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ रस्टॉक्स। कौन कौन से फाइब्रस टिश्यू की बात हो रही है? ये फाइब्रस टिश्यू को कई बुक के अंदर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के रूप में भी लिखा गया है। और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का मतलब होता है हमारे टेंडन्स, लिगामेंट, फेसिया, एपोन्यूरोसिस, मसल्स का एंड वाला हिस्सा जो जॉइंट में लगता है। तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? कौन कौन से फाइब्रस टिश्यू? हमारे टेंडन, जॉइंट में पाए जाने वाले, लिगामेंट,
फेसियास, जो शीथ होती है, मसल के ऊपर एक शीथ चढ़ी होती है, एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं फेसिया, एंड द मसल्स ऑफ जॉइंट इटसेल्फ, मसल्स भी उसमें शामिल है। तो ये सारे हैं फाइब्रस टिश्यू। एंड ऑल्सो एक और बहुत वियर्ड जगह ये मेडिसिन काम करती है, शीथ ऑफ द नर्व, नर्व के ऊपर जो शीथ चढ़ी हुई होती है कहीं ना कहीं पे, वहां वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है इस मेडिसिन का। अफेक्ट्स ऑल द जॉइंट एज वेल एज द फाइब्रस टिश्यू, इस पूरे जोड़, पूरे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जॉइंट है, कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं है जो इस मेडिसिन के अफेक्शन, इसके एक्शन से अछूता हो। स्पेशली ऑफ द नी, मतलब घुटना, एंकल, हैंड्स, फिट्स, हाथ, पैर, एंकल, नी, शोल्डर, एल्बो, सारे के सारे जॉइंट्स के ऊपर इसका एक्शन है। देयर इज नो जेन्युइन स्वेलिंग, ये कैपिटल में इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट है डिस्टिंक्शन का, एक भेद वाला पॉइंट है जो रस्टॉक्स को ब्राइनिया से अलग करता है, क्योंकि ब्राइनिया का एक्शन सीरस मेम्ब्रेन पे होता है और वहां पे वो सीरस इफ्यूजन कराती है। ये मैंने ब्राइनिया में आपको बताया है, सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन विद द इफ्यूजन, मतलब स्वेलिंग। बट दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रस्टॉक्स और ब्राइनिया में, कि ब्राइनिया में स्वेलिंग होती है बट रस्टॉक्स में नहीं होती। तो देयर इज नो जेन्युइन स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइक ब्राइनिया एंड पल्सेटिला। तो आप ये समझ चुके हैं। तो फाइब्रस जो टिश्यूज होते हैं ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है, ठीक है। जितने भी फाइब्रस टिश्यू है, टेंडन्स, लिगामेंट, फेसिया, मसल्स, ज्वाइंट, एपोन्यूरोसिस, नर्व के ऊपर पाए जाने वाली जो शीथ होती है या माइलिन शीथ, ये सब के जुरिडिक्शन में आते हैं। अगली स्लाइड। दोस्तों हर मेडिसिन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उस मेडिसिन को रिमेंबर करने में मदद करते हैं। कोई मेडिसिन होती है जिसका कोई पॉइंट है कि भाई उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि वही आपको याद रहेगा, वो उसको याद रखने में मदद करेगा। वहीं पे कोई मेडिसिन होता है जिसके अंदर मॉडिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ऐसा मानना है कि रस्टॉक्स के अंदर एकदम टॉप नॉच जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो इसके कैरेक्टराइजेशन और इंडिविजुअलाइजेशन में मदद करता है, वो है दोस्तों मॉडिलिटीज। इसकी मॉडिलिटीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके फाइनल सिलेक्शन के अंदर 95% जो रोल होता है वो सिर्फ रस्टॉक्स की मॉडिलिटीज का होता है, ठीक है। अब क्या क्या मॉडिलिटीज है? एग्रेवेशन ड्यूरिंग रेस्ट, आप सब लोग जानते हैं। सेवरल सिम्टम्स आर एक्साइटेड व्हेन द बॉडी और लिम इज एट रेस्ट। इसके सारे फसाद की जड़ है सिर्फ रेस्ट। ये अगर रेस्टिंग मोशन में, मोशन नहीं, अगर रेस्ट पे है, ये स्टैंड स्टिल है, ये बिना हिले ढुले बैठा है, तो इसकी बॉडी और इसके लिम जब रेस्ट पे होंगे, व्हेन केप्ट स्टैंड स्टिल विदाउट मूवमेंट, तो इसकी सेवरल कंप्लेंट्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाती हैं। देयर इज एग्रेवेशन एट द रेस्ट इज नॉट ओनली फाउंड इन द रूमेटिक अफेक्शन बट इन रस्टॉक्स इट इज एज अ जनरल एग्रेवेशन प्रिवेल्स। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसको रूमेटिक मेडिसिन है तो रूमेटिक प्रॉब्लम में ही इसको रेस्ट से एग्रेवेशन होगा ना, वहां तो होगा ही होगा कि रूमेटिज्म के अंदर रस्टॉक्स की रूमेटिज्म की निशानी है कि वो बहुत जगह, बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठ सकता। उसको उस ज्वाइंट के अंदर एक प्रकार का रेस्ट से स्टिफनेस पैदा होगी, उसके अंदर एक अंड्यूलेटिंग सेंसेशन पैदा होगा, उसके अंदर पेन पैदा होगा, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि रस्टॉक्स का पेशेंट उठ के चलने लगेगा, उसको मूवमेंट सेमुलेशन है जो हमारा अगला पॉइंट है, उसको हम करेंगे डिस्कस। बट यहाँ पे बात ये कर रहा हूं मैं कि एग्रेवेशन ड्यूरिंग रेस्ट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रूमेटिक अफेक्शन में दिखेगा, बट इन रस्टॉक्स इट इज अ जनरल एग्रेवेशन। इसके कई मेंटल सिम्टम जो होते हैं, एज मेनी मेंटल सिम्टम जो हैं वो रेस्ट में एग्रेवेट होते हैं। इसके फिजिकल सिम्टम रेस्ट में एग्रेवेट होते हैं, इसके बॉडीली सिम्टम रेस्ट में एग्रेवेट होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके रूमेटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो भी रेस्ट में एग्रेवेट होते हैं, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रेवेशन होता है ऑन रेस्ट। अब इसका जो एग्रेवेशन है, जो दूसरा फोर्थ कीनोट बनाता है जो रस्टॉक्स का, ठीक है, क्योंकि एग्रेवेशन एट रेस्ट आप अगर ढूंढोगे ना तो रस्टॉक्स के साथ और मेडिसिन मिलेंगी, बट एग्रेवेशन एट रेस्ट मतलब तीसरा कीनोट और चौथा कीनोट अगर ज्वाइंट हमको मिल रहा है तो 100% चांसेस हैं कि ये मॉडिलिटी सिर्फ इस एक मेडिसिन में मिलती है। और हमारा फोर्थ कीनोट है एग्रेवेशन ऑन फर्स्ट मोशन स्पेशली आफ्टर रेस्ट। ये क्यों होता है? कहने का मतलब ये बहुत देर तक अगर ये रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, बहुत देर तक ये आराम करेगा, ये हिलेगा ढुलेगा नहीं, चलेगा फिरेगा नहीं, तो वो जो बहुत देर का समय है, वो चाहे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हो, वो जब 1 घंटे बाद जब भी पहला मूवमेंट करेगा, सबसे पहली बार अपनी जगह से हिलेगा, तो दोस्तों वो जो फर्स्ट मूवमेंट होता है ना आफ्टर रेस्ट, आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो
बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और वो रस्टॉक्स के पेशेंट को एग्रेवेट करता है। तो जो दो एग्रेवेशन हो गए कि पहला रेस्ट में एग्रेवेशन होगा और आफ्टर रेस्टिंग फेज, रेस्ट करने के बाद जब वो पहला मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट करेगा तो वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। तो यहाँ पे बात यही हो रही है, ठीक है ना। एग्रेवेशन ऑन फर्स्ट मोशन स्पेशली आफ्टर रेस्ट, स्पेशली इन द रूमेटिक कंप्लेंट ड्यू टू द स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। स्टिफनेस और रिजिडिटी के कारण जो गठिया वाई की प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए जॉइंट का पेन होगा या फिर उसको रीढ़ की हड्डी के अंदर लंबेगो है, लंबेगो मतलब लंबर लीजन के अंदर पेन है, बैकएक है, तो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर ये जब भी रेस्ट करने के कुछ समय के बाद दोस्तों ये फर्स्ट मूवमेंट करेगा, वो जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो इसका बहुत ही ज्यादा दर्द विदारक, प्राणलेवा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टिफनेस एंड रिजिडिटी बन जाती है। ये रस्टॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए शियाटिका का पेन है या फिर लंबर रीजन के अंदर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है, ये हर जगह इसको स्टिफनेस और रिजिडिटी हो जाती है और यही कारण है, टेक्निकल इशू है ये बहुत देर अगर बैठेगा ना तो वहां पे रिजिडिटी और स्टिफनेस बढ़ती जाएगी। वो रिजिडिटी और स्टिफनेस जो है वो धीरे धीरे पेन को के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि देखिए दर्द तो है ही, र्यूमेटिक मेडिसिन है, र्यूमेटिक प्रॉब्लम है जॉइंट में, या तो शोल्डर, या तो कंधे पे, या तो शोल्डर में होगी, नी जॉइंट में होगी, बैक एक कमर में होगी, लंबर रीजन में होगी, तो पेन तो था ही। बट अगर ये स्टैंड स्टिल रहा तो वहां पे पेन के साथ सुपर इम्पोज होगा स्टिफनेस एंड रिजिडिटी, और वो पेन के साथ मिलने के बाद इसको बहुत रेस्टलेस बना देगी और ये बहुत देर बैठ नहीं पाएगा। और यही कारण है कि जब इसने डिसीजन लिया कि यार अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, अब तो मैं चलूंगा, क्योंकि ये बहुत देर से बैठा हुआ था, तो जब ये फर्स्ट मूवमेंट करेगा अपना, वो फर्स्ट मूवमेंट इसको बहुत एग्रेवेट करेगा। यही कह रहे हैं यहाँ पे, एग्रेवेशन ऑन द फर्स्ट मोशन स्पेशली आफ्टर रेस्ट, स्पेशली इन द रूमेटिक कंप्लेंट ड्यू टू द स्टिफनेस एंड रिजिडिटी when the patient is at rest and begins to move। जब वो रेस्ट कर रहा था, उसने चलना शुरू करा रेस्ट के बाद, then first motion aggravate him, बहुत ज्यादा दर्द होगा फर्स्ट मूवमेंट में, and this aggravation on the first movement is due to the rheumatic stiffness and joint and the affected part। या तो वो जॉइंट हो सकता है, तो कमर हो सकती है, तो rheumatic stiffness के कारण इसकी ये हालत होती है। तो इसका चौथा हमारा की नोट हो गया, ये भी एक एग्रेवेशन है ना। तीसरा की नोट था हमारा, वो भी एग्रेवेशन, एग्रेवेशन ड्यूरिंग रेस्ट। चौथा की नोट था एग्रेवेशन ड्यूरिंग फर्स्ट मोशन, और पांचवा की नोट है एम्युलरेशन बाय कंटिन्यूड मोशन। तो एग्रेवेशन ऑन द रेस्ट, ये एग्रेवेशन का साइन है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, ऑन रेस्ट, एंड एग्रेवेशन ऑन द फर्स्ट मोशन एंड एम्युलरेशन ऑन द कंटिन्यूड मोशन। मेरे सर के पीछे जो शब्द छुप रहा है ये मोशन है, तो एम्युलरेशन बाय द कंटिन्यूड मोशन, ये रस्टॉक्स का बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक एग्रेवेशन है कि भाई बहुत देर रेस्ट करेगा तो एग्रेवेशन होगा, रेस्ट के बाद पहला मूवमेंट करेगा तो भी एग्रेवेशन होगा, और फिर ये कंटिन्यूएशन में जब मूवमेंट में रोलिंग में आ जाएगी इसकी बॉडी, इसका जॉइंट रोलिंग में आ जाएगा चलते चलते, तब जाके इसको एम्युलरेशन होगा। छठा की नोट, रेस्टलेसनेस जनरली एज वेल एज इन द रूमेटिज्म, मतलब ये रेस्टलेसनेस रूमेटिज्म में तो है ही, हमने देखा ना कि रेस्ट पे एग्रेवेशन हुआ और उस एग्रेवेशन ने क्या करा, रेस्ट पे इतना एग्रेवेशन हो गया कि उसको मूवमेंट के लिए चलना फिरना पड़ता है, और उसको कंटिन्यूएशन में मूवमेंट से एम्युलरेशन होता है, उसको फायदा मिलता है, उसके सिम्टम्स कम होते हैं। बट जो रेस्टलेसनेस है ये जनरली भी इसके अंदर प्रिवेल है, इसके अंदर जनरली रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ जॉइंट के अफेक्शन में, रूमेटिज्म में, इसलिए यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जनरली एज वेल एज इन द रूमेटिज्म दोनों केसेस में रेस्टलेस होता है। नॉट इवन इन द रूमेटिक कंप्लेंट, इट इज जनरल नेचर ऑफ द रस्टॉक्स। मैं यही बात समझा रहा हूँ कि रस्टॉक्स का जनरल नेचर है रेस्टलेस होना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है रूमेटिक कंप्लेंट में। रस्टॉक्स पेशेंट is in general a restless fellow। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है वो in general एक restless आदमी होता है, and therefore it belong to the Nash trios of restlessness। जो डॉक्टर E.B. नैश थे उनने ट्रायोस दिए अलग अलग मेडिसिन के, तो नैश का जो ट्रायोस है रेस्टलेसनेस का, जिसके अंदर अदर टू मेडिसिन इज द आर्सेनिक एंड एकोनाइट। तो रेस्टलेसनेस इतनी है रस्टॉक्स में कि वो उसको शामिल करा E.B. नैश ने अपने रेस्टलेसनेस के ट्रायोस में। अब रस्टॉक्स पेशेंट इज रेस्टलेस ड्यू टू पेन इन जॉइंट ड्यूरिंग रेस्ट, ये हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि रेस्ट करता है, जॉइंट में पेन होता है और वो पेन रेस्टलेसनेस तक चला जाता है। एज लॉन्ग एज ही विल इन वन पोजिशन ही बिकम्स इंक्रीजिंगली रेस्टलेस विद द पेन, एंड अल्टीमेटली व्हेन दिस पेन एंड रेस्टलेसनेस गोes beyond his capacity of tolerance, he begins and starts to walk
टू गेट रिलीफ। मतलब जितनी देर ये एक जॉइंट, एक कोई अफेक्टेड पार्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कमर दर्द है, इसको बैक एक है, ये जितनी देर तक बैठा रहेगा उसका वो जो पेन है वो बढ़ता जाएगा। वो पेन बढ़ते 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 कमर में स्टिफनेस के कारण इतना बढ़ेगा कि वो रेस्टलेसनेस की कगार तक चला जाएगा। और जब ये पेन और रेस्टलेसनेस और पेन के कारण हुई जो रेस्टलेसनेस है वो इतनी बढ़ जाएगी कि इसकी कैपेसिटी ऑफ टॉलरेंस के बाहर चली जाएगी, तो ये मूव करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। क्यों? टू गेट रिलीफ फ्रॉम हिज रूमेटिक पेन, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। तो कमर का हमने एग्जांपल लिया, तो कमर के अंदर स्टिफनेस, पेन और रिजिडिटी को रिलीव करने के लिए घूमेगा। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन करा आपके रिमाइंड करने के लिए, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स का। एकोनाइट क्यों रेस्टलेस होता है? इस रेस्टलेस ड्यू टू द टेंशन इन द ब्रेन एंड सर्कुलेशन। टेंशन इज द कीनोट ऑफ एकोनाइट। उसको सिर्फ मन में टेंशन नहीं है, फियर वगैरह का टेंशन नहीं है, उसके ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर भी टेंशन है, आर्टीरियल एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि एकोनाइट एकदम फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की, जो वायलेंट इन्फ्लेमेशन है उसकी दवा है। तो एकोनाइट क्यों रेस्टलेस है? क्योंकि उसके ब्रेन में टेंशन है, उसके ब्लड और सर्कुलेशन में टेंशन है, इसलिए वो रेस्टलेस होता है। वहीं आर्सेनिक जो रेस्टलेस है ड्यू टू मेंटल एंजाइटी स्पेशली एट मिडनाइट। ये मेरे सर के पीछे अगर कोई शब्द छुप रहा है तो वो है मिडनाइट। तो आर्सेनिक इज रेस्टलेस ड्यू टू मेंटल एंजाइटी स्पेशली एट मिडनाइट। और वहीं रस्टॉक्स जो है इज रेस्टलेस ड्यू टू द पेन एंड स्टिफनेस ड्यूरिंग रेस्ट। ये मेरे पीछे जो शब्द है ये ड्यूरिंग और रेस्ट है। ये इन तीनों का कंपैरिजन है कि इनको ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस में क्यों रखा और कौन सी मेडिसिन क्यों रेस्टलेसनेस में होता है, एकोनाइट क्यों है, रस्टॉक्स क्यों है, आर्सेनिक क्यों है। तो वहीं रस्टॉक्स की रेस्टलेसनेस का कारण है कि कहीं ना कहीं रेस्ट में रहने के कारण उसकी पेन, दुख और दर्द और तकलीफें बढ़ रही हैं, इसलिए उसको मूवमेंट में जाना पड़ता है और वो मूवमेंट करता है, और इसलिए वो पेन की वजह से, पेन ड्यूरिंग रेस्ट के कारण रेस्टलेस होता है। ठीक है। अब 7वां पॉइंट, रस्टॉक्स। ये आरटी मैंने जो जहां पे शब्द लिखा है ना, तो ये आरटी का मतलब है बेसिकली मैं रस्टॉक्स की ही बात कर रहा हूं, है ना। आरटी मॉड्युलिटीज आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ब्राइनिया। रस्टॉक्स की जो मॉड्युलिटी है, मैंने वीडियो के शुरू में ये पूरी चर्चा कर दी है कि रस्टॉक्स की जो मॉड्युलिटी है वो ब्राइनिया की मॉड्युलिटी से बिल्कुल अपोजिट है। रस्टॉक्स एग्रीवेट ऑन द रेस्ट एंड एम्युलरेट ऑन द मोशन। वहीं ब्राइनिया एग्रीवेट ऑन द मोशन, लीस्ट मोशन एंड एम्युलरेटेड बाय द रेस्ट। बोथ आप, ये पहला इसके अंदर कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है कि दोनों की मॉड्युलिटीज अपोजिट है, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द रूमेटिज्म एंड देयरफॉर बोथ आर नोन एज द एंटागोनिस्टिक सिस्टर रेमेडी। और यह बात मैंने ब्राइनिया के वीडियो में भी कही है। तो लाइक ब्राइनिया, रस्टॉक्स इज ऑल्सो एक्ट वेल। अब यहाँ पे एक और कंपेरिजन है कि पहला तो दोनों रूमेटिक मेडिसिन है, दोनों रूमेटिक है, रूमेटिज्म के ऊपर काम करती है, ज्वाइंट के ऊपर काम करती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके साथ साथ दोनों की मॉड्युलिटीज एकदम अपोजिट है, जिसकी वजह से इसको एंटागोनिस्टिक सिस्टर रेमेडी का रिलेशन मिला। वहीं पे एक और कंपैरिजन है इन दोनों का कि दोनों टाइफॉइड स्टेट और टाइफॉइड की कंडीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ये मैंने पॉइंट रस्टॉक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है जितना ये ब्राइनिया में था, इसलिए ब्राइनिया में हमने अलग से कीनोट पढ़ा था। ये टाइफॉइड की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ना। बाप्टिशिया के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया के रिलेशन में ही हम ये बात पढ़ रहे हैं कि दोस्तों रस्टॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टाइफॉइड और टाइफॉइड स्टेज की। इसलिए हमने क्या कहा है कि रस्टॉक्स ऑल्सो एक्ट वेल इन द टाइफॉइड एंड टाइफॉइड स्टेट। इट इज पोटेंट एंटीपायरेटिक। ये फीवर की बहुत निग्लेक्टेड मेडिसिन है एंड एंटी टाइफॉइड एंड एक्ट वेल इन द केसेस ऑफ द सेप्टिसेमिया एज वेल। इनफैक्ट जो सेप्टिसेमिया के केसेस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी रस्टॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। तो ये प्लीज ध्यान में रखिए। 8वां की नोट, स्प्रेन, स्ट्रेन एंड डिसलोकेशन। कहीं पे भी किसी भी रिपर्टरी के अंदर स्प्रेन पढ़ोगे, मोच आना पढ़ोगे, स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, फलाना ढिमका। तो दोस्तों विश्वास रखिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो मेडिसिन है दैट इज द रस्टॉक। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन द टेंडन, लिगामेंट, फेसिया एंड वाइट फाइब्रस टिश्यू, इट इज बेस्ट एंड ऑलमोस्ट स्पेसिफिक अगेंस्ट द मस्कुलर स्प्रेन एंड स्ट्रेन। आप समझ चुके हैं, इसके लाइन में ज्यादा इलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। आप में से जो लोग प्रैक्टिस में, आप लोग भली भांति जानते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए। अब इसके अंदर भी स्पेसिफिक केस है, आइलमेंट फ्रॉम ओवर लिफ्टिंग एंड स्प्रेनिंग। एक तो होता है मोच आना कि आपकी एंकल मुड़ गई 90 डिग्री पे, आपको वहां पे सूज गया, आप 7 दिन क्रैप बैंडेज बांध के घूमे। बट रस्टॉक्स का जो स्पेसिफिक केस है ना वो नहीं है। रस्टॉक्स का केस है ओवर लिफ्टिंग।
ओवर लिफ्टिंग जैसे शॉर्ट हाइटेड लोग कई बार पूरा हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। जो शॉर्ट हाइटेड लोग हैं ना, ऐसे पूरा स्ट्रेच करके अपनी हाइट से ऊंचा उठ के, एड़ियों को ऊंचा उठ के कहीं पे पहुंचना चाहते हैं या किसी चीज को छू के निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों वो जो होता है ना, दैट इज व्हाट इज नोन एज द ओवर लिफ्टिंग के कारण जो स्प्रेन्स आते हैं। रस्टॉक्स बिल्कुल स्पेसिफिक है उन सारे केसेस के अंदर, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, स्पेशली फ्रॉम स्ट्रेचिंग आर्म हाई अप टू रीच द थिंग। यही चीज मैं जो एग्जांपल से बताया, स्ट्रेचिंग आर्म हाई अप, अपनी हाइट से और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऊंचा आर्म को स्ट्रेच करने के कारण, कोई चीज तक पहुंचने के कारण, ये जो इसके दौरान जो हमारी यहाँ की मसल्स के अंदर या फिर हमारे शोल्डर के अंदर जो स्प्रेन आता है, रस्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। पर उसके साथ साथ जो दुनिया जहान के स्प्रेन्स और डिसलोकेशन होते हैं, टेंडन्स के, लिगामेंट के वगैरह वगैरह, उन सब के ऊपर रस्टॉक्स स्प्रेन की प्राइमरी मेडिसिन है। और एक और स्पेसिफिक केस, और यही बारीकी होती है, थ्रेटेंड अबॉर्शन फ्रॉम द स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ये मेरे सर के पीछे जो शब्द छुप रहा है, दैट इज अबॉर्शन, ठीक है। ये अबॉर्शन है मेरे सर के पीछे जो शब्द है, ठीक है। अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन फ्रॉम द स्प्रेन एंड स्ट्रेन। और दोस्तों ये चीज भी हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान 2 से 3 बार देखी है कि महिला कहीं पे पहुंचना चाहती थी, उसका तीसरे चौथा महीना गर्भ का था, मतलब उसको उसके पेट में बच्चा था, बेबी था, और वो क्योंकि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं, वो एकदम मेरे ख्याल में 7वें 8वें महीने तक काम करती हैं, उनके यहाँ रईसी नहीं चलती। दोस्तों उन लोगों के अंदर मैंने तीसरे चौथे महीने में अपने आंखों के सामने ये चीज होती देखी है कि महिला कुछ उतार रही थी, 4th मंथ प्रेगनेंसी का था, और उसको ओवर स्ट्रेन के कारण हुआ क्या, उसको ओवर स्ट्रेन के कारण जो पेन था जो स्प्रेन्ड पार्ट में, वो पूरा का पूरा पेन रेडिएट होके उसके वोम तक गया और वहां पे थ्रेटेंड अबॉर्शन की स्थिति पैदा हुई। तो ये याद रखिएगा, थ्रेटेंड अबॉर्शन, मेरे सर के पीछे जो शब्द है, दैट इज अबॉर्शन फ्रॉम स्प्रेन एंड स्ट्रेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिरी स्लाइड पे आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरालिटिक अफेक्शन। पैरालिटिक अफेक्शन मैं एक चीज बहुत पहले से देखता आ रहा हूं कि जब मैं अपने BHMS के बाद और होम्योपैथी में पारंगत होने के पहले, अपने करियर के शुरुआती दौर, आज से 15-16 साल पहले की, 15 साल से तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगभग 10-12 साल, 15 साल, मतलब 12-13 साल पहले की जो बात है कि मेरे पास पैरालिसिस के केसेस आते थे, और वो पैरालिसिस के केसेस के लिए जब हम रिपर्टरी खोलते थे तो रिपर्टरी में रस्टॉक्स सबसे बड़े ग्रेड में दिखती थी, कॉस्टिकम वॉस्टिकम के साथ। और तब मैं सर खुजाया करता था कि यार ये बताओ यार, हमने तो BHMS में पढ़ी है रस्टॉक्स, हमको किसी ने बताया ही नहीं कि पैरालिटिक कंडीशन की दवा है। आज मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये पैरालिटिक कंडीशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन में से, उसका केस भी बड़ा स्पेसिफिक, स्पेशली ऑफ लोअर लिम्ब, नॉट फ्रॉम द लीसन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, नॉट फ्रॉम द लीसन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड में कुछ हो गया तो इसको पैरालिसिस हो गया, वेयर पैरालिसिस सुपरवेंस अपॉन द रूमेटिज्म, जिसको कंडीशन को केंट ने बोला है रूमेटिक पैरालिसिस, है ना। पैरालिसिस रिजल्टिंग फ्रॉम अनड्यू कोल्ड एक्सपोजर एंड डैम्प वेदर, मतलब पैरालिसिस रिजल्टिंग फ्रॉम अनड्यू कोल्ड एक्सपोजर एंड डैम्प वेदर, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं डलका मारा। और दोस्तों ये पैरालिसिस के बहुत फ्रिक्वेंट केसेस होते हैं। मेरे पास आज से 9 साल पहले एक दादा का केस आया था कि इसी तरह का दिसंबर जनवरी के महीने में, वो जो गांव की चौपालें होती है, आपने देखा होगा पेड़ के नीचे सब पत्ते वत्ते खेलते हैं, तो एक दादा था 70 साल का, वो जाकर के लेट गया वहां, और वो लेटा काय पे, वो जो सैंड स्टोन की जो फरसी होती है, ठंडी फरसी, उसके ऊपर लेट गया। और दोस्तों वहां पे वो 2 घंटे सोया और 2 घंटे के अंदर वो कमर से नीचे पैराप्लेजिया मार गया। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द रूमेटिक पैरालिसिस। ये रूमेटिक पैरालिसिस है, ये ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसको माइलाइटिस हो गया या कोई स्पाइनल कॉर्ड का लीसन बन गया, ट्यूमर हो गया 2 घंटे के अंदर, उसको लकवा मार गया। और एक चीज समझिए कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के अंदर पैरालिसिस के हमारे पास इसी टाइप के केसेस आएंगे, वैसे वाले केसेस नहीं आएंगे जो आप क्लासिकल पैरालिसिस सोच रहे हो। और इसका एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन रस्टॉक्स के साथ जो है, दैट इज द डलकामारा, और पूरी मटेरिया मेडिका में रूमेटिक पैरालिसिस की ये सिर्फ 2 मेडिसिन है। और रूमेटिक पैरालिसिस का मतलब क्या है कि वो पैरालिसिस जो सुपरवेन होता है अपॉन द रूमेटिज्म, कि ये जो दादा लेटा था उस फरसी पे जो लकवा मारा जिसको कमर से नीचे, उसको रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस की ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में वैसे ही नर्व कंप्रेशन था, ऑन एंड ऑफ बैक एक होता था, उसको पैर के अंदर सियाटिका का पेन होता था। और ऐसा आदमी जब जिसको
जो पहले से जिसकी कमर वीक है, स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त है, जब उस आदमी को अनड्यू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हुआ, उसको है ना, अनड्यू एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड और डैम्प वेदर, बहुत नमी थी उस फर्सी में क्योंकि ऐसा मौसम था जो आज हम ठंड झेल रहे हैं, और उसके कारण जो पैरालिसिस होता है, that is what is known as the rheumatic paralysis. And the second most important medicine of this rheumatic paralysis is the डलका मारा। अच्छे से याद रखिएगा, डलका मारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी पॉइंट से जो पैरालिटिक अफेक्शन या फिर ठंड लगने के कारण कोल्ड डैम्प वेदर के कांटेक्ट में आने के कारण जो पैराप्लेजिया की कंडीशन बनती है, उसी से हमको हमारा अगला कीनोट मिलने वाला है। पर हम इसको कंप्लीट कर लें कि रूमेटिक, ये RHU है साहब, स्पेलिंग के लिए माफ करिएगा, रूमेटिक पैराप्लेजिया फ्रॉम गेटिंग वेट। ऑन रिकॉर्ड ऐसे केसेस हैं कि लोग सिर्फ भीगने के बाद उनको रूमेटिक पैरालिसिस हुआ है, पैराप्लेजिया हो गया, कमर से नीचे बंदा बंद पड़ा है ड्यू टू कोल्ड और लाइंग ऑन द डैम्प ग्राउंड, जो दादा का मैंने एग्जांपल दिया। सेकंड मेडिसिन इज द डलका मारा। और इसी 9वें पॉइंट से हमारा 10वां पॉइंट डिराइव्ड है, जो कि है एग्रेवेशन फ्रॉम, ये एग्रेवेशन का साइन है, आप में से ज्यादातर डॉक्टर समझते होंगे, एग्रेवेशन फ्रॉम वेट एंड डैम्प वेदर, एंड द सेकंड मेडिसिन इज द डलका मारा। और यही जो सिम्टम है कि रूमेटिक पैराप्लेजिया, रूमेटिक पैरालिसिस ड्यू टू एक्सपोजर टू द कोल्ड एंड डैम्प वेदर, ये यहां से हमको प्रतीत करता है, और ये हमको पता चलता है इससे कि रस्टॉक्स का जनरल एग्रेवेशन है फ्रॉम द डैम्प एंड कोल्ड वेदर, वेट डैम्प कोल्ड वेदर के कारण। और ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ में आ रही है कि जितनी भी जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम होती है, जो हमने इससे पहले कीनोट पढ़ा था, स्प्रेन है ना, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, पुराने फ्रैक्चर, ये सब बादल पड़ने पे इनके अंदर पेन बढ़ता है ना, ठंड पड़ने पे रूमेटिज्म, गठिया की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये वही पॉइंट है, एग्रेवेशन फ्रॉम वेट एंड डैम्प वेदर। क्या क्या एग्रेवेट होता है? फेशियल न्यूरेल्जिया, लंबेगो मतलब कमर दर्द, बैकएक, स्पॉन्डिलाइटिस एंड शियाटिक, एग्रेवेशन फ्रॉम वेट एंड डैम्पनेस। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 11th पॉइंट, इट इज लंबेगो विद द स्पॉन्डिलाइटिस। अगर रस्टॉक्स 10 केस जो रूमेटिज्म है उसके ऊपर यूज हो रही है, तो दोस्तों 10 में से 7 जो केस होते हैं वो कमर दर्द के होते हैं, स्लिप डिस्क के, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, लंबेगो या बैकएक। ठीक है, कैसा बैकएक? एग्रेवेट ऑन द रेस्ट एंड फर्स्ट मोशन एंड अम्लुरेशन या अम्लुरेटेड बाय कंटिन्यूड मोशन। दिस इज द क्लासिकल लंबर पेन ऑफ द रस्टॉक्स। कि बहुत देर बैठ नहीं पाएगा, रेस्ट पे एग्रेवेशन होगा, जैसे ही चलने का उसने सोचा कि एग्रेवेशन बहुत दर्द बढ़ गया, चलूं, तो फर्स्ट मूवमेंट पे एग्रेवेशन होगा और कंटिन्यूएशन जो मूवमेंट होगा उस पे एम्लुरेशन होगा। और काय से इसका लंबेगो या फिर इसका स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ेगा? एग्रेवेशन फ्रॉम द कोल्ड डैम्प वेदर। सियाटिका के केसेस, नर्व कंप्रेशन जो होता है और सियाटिक नर्व पे जो पेन है वो रेडिएट होता है, that also aggravate on the rest and first movement and ameliorated by the continuous motion। continuation में मोशन से वो ameliorat होगा। और दोस्तों 12वां की नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस्टॉक्स RT is a great skin remedy। ये लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि रस्टॉक्स का रूमेटिज्म के ऊपर जो एक्सक्लूसिव काम है वो इतना मोनोटोनस लोगों ने पूरे के पूरे होम्योपैथी के 400 साल के अंदर यूज करा है कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि रस्टॉक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किन मेडिसिन है। और इसलिए इसको मैं एज ए कीनोट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि रस्टॉक्स इज अ ग्रेट स्किन रेमेडी इंडिकेटेड इन द ऑब्स्टिनेट स्किन आइलमेंट। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी से जिद्दी स्किन डिजीज के ऊपर इंडिकेटेड है, स्पेशली ह्यूमिड। ये मेरे सर के पीछे जो 2 शब्द हैं, पहला है ह्यूमिड और दूसरा है एंड। ह्यूमिड एंड वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शन। ठीक है, जो ह्यूमिड और वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शन, ड्राई इरप्शन की बहुत मेडिसिन है। और जब हम डॉक्टर से, न्यूली बिल्ड डॉक्टर से हम उसको टेस्ट करने के लिए पूछते हैं कि वेट ह्यूमिड इरप्शन के ऊपर मेडिसिन बताओ, ऐसे इरप्शन पे मेडिसिन बताओ, जो गीले होते हैं वो गिनती की दवा भी नहीं बता पाते हैं। तो रस्टॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द ह्यूमिड एंड
एंड वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शन। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सो नेग्लेक्टेड स्किन मेडिसिन, मेरे सर के पीछे जो शब्द है वो है नेग्लेक्टेड स्किन मेडिसिन, ये बहुत नेग्लेक्टेड मेडिसिन है। और ह्यूमिड और वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शन में जो वीपिंग एक्जिमा जो के टाइप के केसेस होते हैं, ऐसा इरप्शन जहां से पानी निकल रहा है, उसके ऊपर इसकी रैंकिंग है किनके साथ, एंटिम क्रूड के साथ, ग्रेफाइटिस के साथ, डल्का मारा के साथ, इसकी क्लिमेटिस इरेक्टा के साथ, है ना, हीपर सल्फ के साथ। ये पूरी जो ग्रुप ऑफ द मेडिसिन है दैट इज इंडिकेटेड फॉर द ह्यूमिड वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शन, है ना। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मात्र इन 12 कीनोट के अंदर मैंने आपको रस्टॉक्स घोंट के पिला दी है। और इसलिए मैं कह रहा था कि देखिए मात्र आधा घंटा शूट करा है हमने, लगभग एडिटिंग के बाद आधे घंटे के वीडियो के अंदर। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार वापस से रिवाइंड कर करके अलग अलग समय पे देखा तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी भी रस्टॉक्स का पेशेंट को मिस नहीं करेंगे और आप रस्टॉक्स को ज्यादा रैशनली और एथिकली यूज कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले कई इंपॉर्टेंट वीडियोस और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।